एक बार 1 डेढ़ महीने तक ऐसी मेहनत करते 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 फिर लेवल बढ़े, उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन अपने आप होते। अकाउंट्स और मैथ्स दोनों में सेम ही लगता है। तुझे कोई घूमने का प्लान बना लिया होगा तो बना लेना चाहिए, नहीं क्या? नोट्स भाई ये मेरी गलती नहीं है, मैं 12 बजे से भेज चुका हूँ, उसने प्रिंट पे नहीं डाले, मैं तुमको पीडीएफ दे देता हूँ भाई। हैं? तो प्रिंट तो नीचे वाला करेगा ना, वो तो प्रिंट नहीं किया भाई। तुम्हारा ग्रुप क्या है 12th का? मैंने बहुत सुबह से भेज दिए हैं ब्रो। ये मैंने पीडीएफ भेज दिए तुम्हारे ग्रुप पे, तुम अभी पीडीएफ से काम चला लो। हाँ जी। एसी बंद कर दिया क्या? वो सिस्टम तुम देख लो क्या है। मैं सॉफ्टवेयर से करता नहीं हूँ। आपका जो आईटीआर है ना वही कंप्यूटेशन है एक्चुअली, वो मैं सॉफ्टवेयर से नहीं करता हूँ ना, ऑनलाइन करता हूँ एक्चुअली। तो वो सॉफ्टवेयर, बाकी अगर आपको कंप्यूटेशन चाहिए तो मैं बना दूंगा, वो मेरे को दूसरे के सॉफ्टवेयर से बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक्चुअल में, कोई बात नहीं। कस्टमर कस्टमर को ऑनलाइन जो निकलेगा ना, वो तो वही निकलेगा जो मैंने भेजा है आपको। वो जो अलग से जो बनाते हैं ना, वो एक्चुअल में उसमें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या मेरे पास है नहीं। हाँ, तो बन जाएगा, किसी के भी सॉफ्टवेयर से बन जाएगा। और ज्यादा नहीं लेगा, सिर्फ कंपटीशन बनाना क्या ही लेगा, 200 रुपये, 150, 200 रुपये। 200 ज्यादा तो कहीं नहीं, कोई नहीं लेगा। एक मिनट भाई, मेरे को पूछना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे अभी ये ऑफिस से कॉन्टेक्ट एक्चुअली में खत्म हो गया। थोड़ा मैं देखता हूँ, लेकिन होगा तो बनवा दूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो बिल्कुल बनवा दूंगा। अरे भाई एक्चुअली मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, मैं ऑफिस वगैरह नहीं जा रहा हूँ, मैं घर से ही कर रहा हूँ कुछ कहाँ है। हाँ नोएडा एक। बाकी फिर, अच्छा अच्छा अच्छा। वो 11 पे ही निकलेगा फिर अपने को, या तो ना बनाना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर से ही बनेगा। बाकी मैं कोशिश कर लेता हूँ, एक बार किसी का सॉफ्टवेयर मिल जाए तो मेरे को, मैं बताता हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ भाई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ भाई, मैं बोल रहा था कि मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार, एक आध फ्रेंड से पूछ के, अगर हो जाए तो मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ, मैं पूछ, पक्का पक्का मैं दोनों, हाँ मैं दोनों चीज़ें पूछता हूँ, है ना। ठीक, ठीक है भाई, ओके। हाँ हाँ हाँ।
जिस जिसका आप बोल रहे हो वो। ठीक है। हाँ तो आप मेरे को डिटेल भेज देना ना, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को डिटेल बता देना, बना दूंगा, कोई दिक्कत। ठीक है ठीक है ठीक है। नोट की भी बंदी है, ये भी बोल दो। किसकी नहीं है? अरे कन्हैया बहुत छुपा रुस्तम है, तुमको पता नहीं है अभी। हाँ वही तो। अरे यार मेरे नोट्स कहाँ चले गए यार, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। मेरी पीडीएफ कहाँ चली गई यार, 1 मिनट रुक जाओ। अरे वो इसमें गायब हो गई एकदम से, रुक जाओ। पुराना पढ़ के आए हैं मित्रों आप लोग? सेकेंड चैप्टर दिन रात पढ़ रहे हो, ऐसा क्या पढ़ रहे हो सेकेंड चैप्टर में? वो तुम्हारे पास टेस्ट का पैगाम आ गया होगा, टेस्ट होने वाला है अपना। है? केस स्टडी मत देना। अरे यार केस स्टडी से क्या दिक्कत है तुम लोगों को यार? तो केस स्टडी से दिक्कत क्या रहती है? किसने टीपा था टेस्ट में? तेरा नयन। तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्या मिल रहा है तेरे को टीप करके एग्जाम में? ये बोल रहे हैं तेरे को? तो मैम को बोलना चाहिए ना, ये क्या बात होती है? क्यों नयन, ऐसा क्यों कर रहा है तू भाई? तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या फिर? चलो चलो चलो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया रहा इस चक्कर में, चलो। हाँ जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 3। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 3 में कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? हाँ ऑप्शनल भी देंगे, सब देंगे। डायमेंशंस के पहले अपन ने क्या इंपॉर्टेंस में क्या क्या पढ़ लिया था? इंपॉर्टेंस में जनरल बातें, डायमेंशंस ही पढ़ रहे थे भाई, डायरेक्ट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझो। हाँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया था क्या? देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भाई सिंपल सा था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो वो कुछ नहीं है। जैसे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी वगैरह आ जाती है, इसको अपन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बोलते थे। पिछली क्लास में मयंक नहीं बैठा था शायद? मयंक बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा एग्जाम चल रही, कोई बात नहीं। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने ऊपर के तो तू रिकॉर्डेड देख लेना, ये आपसे बताता हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब था कि हमारे जीवन में भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं भाई, दोस्त भी होते हैं दुश्मन भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, घर वाली भी होती है, क्यों कन्हैया? तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। हाँ सही बात है, हाँ तो हमारी हमारी चलो छोड़ो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी बिजनेस के इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट होता है। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल मतलब समाज, टेक्नोलॉजी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है वो भी हमारा एक अलग इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल मतलब अगर सरकार की कुछ भी मान लो नियम चेंज हो गए, सरकार गिर गई। लीगल इन्वायरमेंट, अगर हम पे नए नए लॉ एप्लीकेबल हो गए, ये सब कुछ मिलकर के क्या बनता था? इन्वायरमेंट बनता था। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, इसमें वो क्या बोल रहा है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस में। 2-3 मैंने एग्जांपल दिए थे। जीएसटी की रेट जैसे ही बदली, उसका मेरे बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि अब मेरे प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। मैं एक प्रोडक्ट 1,000 रुपए का बेचता था, शर्म नहीं आती तेको? बैग वैग रख, ढंग से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ। यूं क्या कर रहा है? अरे यार सही में भाई, लिखवा दूंगा, शांति रख।
1000 रुपए में अगर 10% का जीएसटी 100 रुपए का मतलब 1100 रुपए का पड़ता था, गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट चेंज कर दी, अब वो 18% कर लिया, तो अब 180 हो जाएगा, तो मुझे 1180 का बेचना पड़ जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट चेंज करी और मेरे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया। दूसरा, अगर मान लो सप्लायर ने मेरे को माल अगर महंगे में देना शुरू कर दिया, पहले 1 मीटर कपड़ा मेरे को 500 में देता था, अब 800 में देना चालू कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा इकोनॉमिक डायरेक्टली मुझ पे इम्पैक्ट आ गया। जैसे इनकम ऑफ पीपल, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, पहले एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट तो सिंपल है। पहले मैं अपने लिए लोन लेने जाता था तो मुझे एक लोन कितने का पड़ता था, 10% पे, अब वही वाला लोन 12% पे पड़ रहा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया। अब मैं मेरा बिजनेस कैसे करूंगा, लोन महंगा हो गया। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई तो उससे होगा क्या कि मेरे रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, मुझे मेरा प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और लोग जो है वो महंगा देख करके लेंगे नहीं मेरा प्रोडक्ट। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन रेट से भी फर्क पड़ गया। डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। अब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता था, डिस्पोजेबल मतलब कितना आप खर्च कर सकते हो। जैसे कि अपना ये जो कन्हैया है, इसकी इनकम पहले थी 20 लाख रुपए साल, अब वही इनकम जो है अगर कन्हैया 30 लाख रुपए साल कमाने लग जाए, तो अब कन्हैया के शौक जो है, शौक बड़ी चीजें हो जाएगी फिर इसके लिए, ये जाएगा। और ऐसे ही मान लो होटल में वेटर को 1000 1000 की टिप ऐसे ही फेंक करके आ जाएगा, मतलब इसके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। अब वही अगर कन्हैया के पास जो है 20 लाख से 15 लाख का पैकेज हो गया, मान लो इसका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, बेचारा उसके बाद जो है पहले हर हफ्ते जो है डिनर करने जाता था, घर वाली के साथ डिनर करने जाता था, मतलब घर वाली मतलब कि जिसे शादी हुई है, ऐसे गलत नहीं लेना। तो अब क्या है, वो हर हफ्ते जाता था, अब उसने हर महीने शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि उसके इनकम कम हो गई। तो जब लोगों की खर्चा करने की कैपेसिटी चेंज हो जाती है ना, तो हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अमीर लोग हमारे देश में ज्यादा होंगे तो ज्वेलरी ज्यादा खरीदेंगे, तो अगर मैं ज्वेलर हूं तो मैं क्या चाहूंगा, लोग और अमीर हो जाएं ताकि मेरे पास आए और ज्वेलरी खरीद करके जाएं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे हो गया। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, या फिर बजट में अगर कुछ ऐसा हुल जलूल चीज इन लोगों ने दे दी, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट गिर गया, ये सारी चीजें इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ये आया था समझ में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर मान लो इकोनॉमिक फैक्टर इंक्रीज हो गए तो भी इम्पैक्ट बढ़ेगा, डिक्रीज हो गए तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत बढ़िया। सेकेंड वाला सोशल इम्पैक्ट। अब सोशल इम्पैक्ट का सिंपल मतलब ये है, हमारे देश में जैसे कि कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज। अब जैसे रिवाज बदल जाएंगे तो अपने आप हमारे बिजनेस में भी चेंजेस आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे गांव में जीन्स ज्यादा नहीं बिकेगी, सलवार कमीज ज्यादा बिकेगी, अब ये क्या हो गया, वहां का रिवाज अलग है। वहां पर अगर बिजनेस खोलूंगा तो अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। अगर मान लो वही वाला एग्जाम्पल कि भाई गुजरात में अपनी जो कोका कोला है वो थोड़ी सी मीठी बनती है, और पंजाब में कड़ी भी बनती है, क्यों भाई, क्योंकि दोनों का कस्टम अलग है, दोनों के रिवाज अलग है, दोनों का रहन सहन अलग है, तौर तरीके अलग है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से अफेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के दिखाना पड़ता है। आपके एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो किसी के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर ले। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले फेयर एंड लवली आता था, उसका नाम बदल करके ग्लो एंड लवली कर दिया, क्यों भाई, हाँ उसका नाम बदल गया है, क्यों, फेयर एंड लवली किसको रिप्रेजेंट करता है, गोरे लोगों को। तो आप अपने ऐड से मैसेज क्या देना चाह रहे हो कि जिसका रंग सांवला है वो बदसूरत है, तो ये क्या हो गया, ये गलत चीज है ना। कि आप अगर मान लो मोटे पतले का ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो बात गलत है। तो ये सोशल फैक्टर में आता है। सोशल फैक्टर समाज की, समाज ने मान लो हमारे खिलाफ मान लो कोई मोर्चा वोर्चा निकाल दिया, जैसे कि हम लेदर, वैसे लेदर की चीजें ज्यादातर अपन यूज करते हैं, लेकिन वो लेदर गाय के चमड़े से बनता है। अब वो लेदर अपन यूज करते हैं तो कल को मान लो कि लोगों ने आंदोलन कर लिया कि इस फैक्ट्री को बंद करवाओ, इस फैक्ट्री में आग लगाओ, यहाँ पर गाय के चमड़े से जो है वो चप्पलें बनाई जाती है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, सोशल फैक्टर के। कि लोगों का मान लो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया, आपने कुछ गलत बात बोल दी, तो ये सब क्या हो गया, आप पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट ला सकता है। सोशल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये तो मैं नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव क्या हो सकता है,
दिवाली आ रही है तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा, दिवाली में हम लोग सेल निकाल देते हैं, बिग बिलियन डेज, दिवाली ऑफर। तो जो कार जो है वो मान लो 10 लाख की मिल रही है, वही कार दिवाली ऑफर में 9.5 लाख की मिल जाती है। जनरली दिवाली ऑफर में कपड़े वपड़े सब पे ऑफर रहता है, मोबाइल पे भी ऑफर रहता है। इसके अलावा हमारा धंधा जो है बढ़ जाता है। जैसे मान लो हम सीजनल धंधा करते हैं, तो राखी पे राखी बेचते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, पटाखे बेचते हैं। वहां मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था, होली में रंग बेचते हैं, बहुत बढ़िया। तो पटाखे बेचते हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग ज्ञान देने वाले आ गए कि नहीं, हमारे इन्वायरमेंट को जो है नुकसान हो रहा है, पटाखे मत जलाओ। अब इनकी बात अगर सुनने लग गए तो मेरे धंधे की वाट लग जाएगी ना। इसीलिए पॉजिटिव या नेगेटिव लोगों के सेंटीमेंट से, लोगों के जो है सामाजिक सोच से मेरे बिजनेस में क्या पड़ता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कस्टम इलीफ्स, ये इलीफ नहीं है, बिलीफ है। इलीफ क्या लिख दिया मैंने, बिलीफ है, सॉरी, वो बी लिख देना आगे। कस्टम्स या फिर बिलीफ। बिलीफ मतलब लोगों की मान्यताएं, कस्टम मतलब रिवाज। कस्टम किसी को नहीं आए तो कन्हैया रिवाज लिख दे उसके पास में, लिख दे क्या मतलब, सॉरी बाद में लिख देना। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई अगर मेरी जो है, मेरी एजुकेशनल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब मुझे ऐसा है कि मुझे मान लो आईआईटी जेई की कोचिंग देनी है, तो मैं जनरली ऐसी जगह रखूंगा ना जहां पर स्टूडेंट आ सके। अब आप बोलो क्यों गाँव में जाओ, तो गाँव में भी तो भाई लोगों को आप एंकरेज करो, इतना आसान नहीं होता। आप गाँव में जाओगे तो उनके माँ बाप के बोलेंगे कितना पैसा मिलेगा, इसमें कितना पैसा लगेगा, कब तक नौकरी लगेगी, आप इतना श्योर थोड़ी बोल सकते हो। इसीलिए जनरली जो आप वहाँ के लिटरेसी रेट को देख करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे ना। अब आप मान लो एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर बेचने गए, वहाँ पर लोगों को एबीसीडी नहीं आती है, तो आप कैसे बेचोगे। इसीलिए लोगों के लिटरेसी रेट पे भी फर्क पड़ता है, कोई कितने एजुकेशन लेवल की, आपके लेवल की बात कोई सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। आप स्टॉक मार्केट सिखाने गए, वो स्टॉक की स्पेलिंग पूछ रहे हैं आपसे, तो आप नहीं कर पाओगे ना। लोगों की लाइफ स्टाइल, तौर तरीके, उनकी वैल्यूज, मतलब उनके जो विचार हैं, उनके जिस तरीके से उनके मर्यादाएं हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा ये सोशल ट्रेंड, सोशल ट्रेंड मतलब के जैसे एकदम से ट्रेंड चलता है कि मान लो अभी सब जो है वो धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया, उसके 2 महीने बाद पता चला कि लोग कुर्ता पजामे में घूम रहे हैं। तो इस केस में क्या है, सोशल ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, लोगों की वैल्यूज, लाइफस्टाइल, इन सब से भी क्या होता है हमारे बिजनेस में पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब अपॉर्चुनिटी या थ्रेट दोनों हो जाते हैं। ये सोशल का एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्फेक्शनरी, मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट बिजनेस। कॉन्फेक्शनरी का मतलब होता है कि जो रिलीजियस चीजें बेचते हैं ना, जैसे मान लो पूजा का सामान हो गया, ये मतलब कॉन्फेक्शनरी का ये मतलब होता है ओकेजन के हिसाब से। राखी पे अपन रक्षाबंधन पे राखी, हाँ राखी पे राखी, और दिवाली में दिए, पटाखे, तो ये सब बोल रहा है कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग। और ये रिलेटेड बिजनेसेस को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर हुआ क्या दोस्तों, सिंपल। तीसरा हमने क्या बोला, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये तो मयंक बताएगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब। बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई तो हमारे बिजनेस में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होगा, एआई के बाद चैट जीपीटी के बाद अभी जेमिनी आ गया, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या आएगा, फालतू के ट्रेंड चलते चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि एआई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे बिजनेस पे थ्रेट या अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती चली जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया था इमेजेस वाली कंपनीज का, वो यही वाला एग्जांपल है कि पहले लोग फोटो शूट करते थे, इतना पैसा खर्चा करके 1 लाख रुपए की इमेज खरीदते थे, अब वो 1 लाख रुपए की इमेज फ्री में मिल रही है, तो आपका धंधा तो बंद हो गया ना। ऑफलाइन से ऑनलाइन आना पड़ा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब कोई सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेगा तो उसकी क्लास नहीं बिकेगी, उसको बोला जाएगा कि भाई तुम ऑनलाइन भी तो बेचो, अगर हमको रिमोटली पढ़ाई करनी है तो कैसे करें। तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट से क्या होता है दोस्तों, इनोवेशन आता है। बिजनेस स्टडीज की अगर किसी ने 11 की क्लास अटेंड करी हो तो आज मैंने इनोवेशन ही पढ़ाया था। विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, न्यू मेथड। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ये केशव की फैक्ट्री है, ये केशव की क्या है, फैक्ट्री है। अब केशव जो है पैसे वाला बंदा है भाई, है ना, भयंकर पैसा है इसके पास। अब मेरी छोटी सी दुकान है झोपड़ी, यहाँ पर मेरी दुकान है। अब हुआ क्या कि ये भी क्या करता है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैं भी कपड़ा बनाता हूँ। अब मेरे पास एक छोटी सी मशीन है भाई दुकान में, इसी मशीन से सिलाई करता हूँ और इसी मशीन से जो कपड़े वपड़े सब मैं इसी से पैक करता हूँ। लेकिन केशव के पास बढ़िया टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, और केशव जो है वो अपने फैक्ट्री में, क्योंकि इसके पास पैसा है, नई नई टेक्नोलॉजी वाली, न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन लाता रहता है। अब एक बात बताओ, केशव जो है वो तो न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेगा,
और मैं नहीं उठा पाऊंगा तो मेरे बिजनेस पे एडवर्स इम्पैक्ट आ गया ना, अब मैं रेस में पीछे रह जाऊंगा। केशव आगे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, नई नई मशीन लेकर के आ रहा है। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो आपको आपके बिजनेस को चेंज भी करना पड़ता है ना। पहले चीजें मैन्युअली थी, अब ऑटोमेटिक हो गई, तो वो ऑटोमेटिक मशीन्स को आपको लेकर के तो आना पड़ेगा ना। एआई आ गया। अब जैसे अपन ने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बिठा दिया, नयन को बिठा दिया, अब ये जो है वो एक एक करके एक एक बिल चढ़ाया जा रहा है। अब हमने बोला भाई करने की जरूरत ही नहीं, तो बिल का फोटो खींच, ए अपने आप एंट्री कर देगा। तो अगर ये एआई नहीं सीखेगा तो हम पीछे रह जाएंगे ना। अब हमारा कॉम्पिटिटर है, वो एक काम को 1 घंटे में करता है, नयन 8 घंटे में करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम टेक्नोलॉजी में क्या हो गए, पीछे रह गए। इसका एग्जाम्पल है कि आपको इनोवेशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट में ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपके बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट आए। नीचे क्या लिखा है, बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेसमैन को सोए नहीं रहना है आलस में, ऐसे सोए नहीं रहना है, ऐसे सीधे बैठ करके आपको ये फिर भी नहीं बैठ रहा है, बहुत बेकार इंसान है। क्लोजली मॉनिटर करते रहना है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी नई मशीन मार्केट में आ रही है, जिस मशीन को मैं यूज करके, जिसको खरीद करके अपने टेक्नोलॉजिकल चेंज ला सकता हूं अपने बिजनेस में, ताकि मैं अपने कंपटीशन को क्या कर सकूं और अपनी क्वालिटी को क्या कर सकूं, इंप्रूव कर सकूं, कॉन्फिडेंस से जीत सकूं और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकूं। इसका एग्जांपल क्या है भाई, एलईडी की डिमांड जो है, स्मार्ट टीवी, एचडी टीवी की डिमांड है इंस्टेड ऑफ एलसीडी। पहले ना एलसीडी टीवी आती थी, एलसीडी को रिप्लेस कर दिया एलईडी टीवी ने, एचडी टीवी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरियस कंपनीज में आ गई है, 2-4 एग्जांपल दे रखे हैं। एआई का एग्जांपल हो गया, रेडियो का एग्जांपल हो गया, एलसीडी से एलईडी आ गई, कीपैड मोबाइल से स्मार्टफोन मोबाइल आ गए, ये सब अपने एग्जांपल हो गए। क्लियर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हाँ जी केशव जी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अबे पॉलिटिकल बोल दे भाई, प्लीज बोल दे। यति पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट के बेटा, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। देख, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसका ये मतलब है भाई, कल को गवर्नमेंट कुछ भी फालतू का रूल लेकर के आ जाए हमारे देश में, मान लो धर्म को लेकर के दंगे वगैरह हो गए, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस आ गया, या फिर गवर्नमेंट जो है वो न्यू न्यू पॉलिसी लेकर के आ गई जो हमारे विरुद्ध है, जैसे कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। सरकार ही गिर गई, जैसे होता है ना, वो कांग्रेस सरकार गिर गई थी, एमपी में बीजेपी सरकार आ गई, तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है कि भाई सरकार ही गिर गई, अब जो उस सरकार के भरोसे बैठा था कुछ नहीं हो पाया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं और इस वजह से डायरेक्टली हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आता है। पहले नीचे इसका एग्जाम्पल पढ़ो। बेंगलोर इज कॉल्ड दी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बताता हूँ क्यों। ड्यू टू फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। समझना ये सिलिकॉन वैली क्या होता है। बाहर विदेश में, यूएस में एक सिलिकॉन वैली है। अब ये सिलिकॉन वैली क्या है सर, ये कोई आप तो ये सिलिकॉन सिटी समझ रहे हो कोई, तो यहाँ पे कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं क्या। सिलिकॉन वैली मतलब यहाँ पर सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जनरली आपको मिलेंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं, अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करते रहते हैं। सिलिकॉन वैली में क्या है, लोग रिसर्च करते रहते हैं, अलग अलग इनोवेशन करते रहते हैं। अभी अपन जितने भी इनोवेशन देखते हैं ना, कि लाइक मोबाइल कैमरा इतना अच्छा कैसे हो गया, तो वो सब सिलिकॉन वैली में लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो सब अपना दिमाग लगाते हैं। ये एआई में जितना डेवलपमेंट हो रहा है मैक्सिमम सिलिकॉन वैली के ये विद्वान लोग करते हैं। तो ये एक्चुअल में आईटी हब बोल सकते हैं अपने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी हब है। आईटी हब मतलब यहाँ पर जो आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, स्टार्टअप ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होता है। वैसे ही बैंगलोर जो है ना, बैंगलोर को भी क्या है, यहाँ पर देखना मैक्सिमम लोग जो है वो बैंगलोर में आपको आईटी कंपनीज में मिलेंगे। आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बैंगलोर में जाकर के जॉब करते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वो बैंगलोर में होता है। अब ये क्यों हो पाया, क्योंकि बैंगलोर की सरकार ना समझदार है। बैंगलोर की जो सरकार है वो इनको क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इनको दिक्कत परेशानी में नहीं लेके आती, सब्सिडाइज लोन दे देती है।
अगर कोई अपना स्टार्टअप करना जा रहा है तो उसको अच्छे दाम पे लोन मिल जाता है, उनको फैसिलिटी अच्छी मिलती है, उनको स्पेस जो है वो सस्ते में मिल जाती है। मतलब गवर्नमेंट इनकी क्या कर रही है, सहायता कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो जब गवर्नमेंट हेल्प करती है ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक ही आता है कि बम बनाते आता है क्या तेरे को, वो सीख ले, बाकी सब तो फालतू चीज है। सच में यही है। तो वहां का देश बर्बाद हो गया वो देश, क्योंकि अब वहां का बच्चा बच्चा सही में, मतलब ये थोड़ी सी अलग हट के बात बता रहा हूँ लेकिन ये बात सही है। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंडिया के सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। उनको यही सिखाया जाता है कि इनको कैसे भी करके खत्म करना है। और ये बात गलत है। क्लास रिकॉर्ड हो रही, लेकिन वो है, वो तो सही है, जो है वो तो है। न्यूज में देखो आप लोग, तो वो लोग इसीलिए तरक्की नहीं कर पाए। जब आपके मतलब मेन पर्पस में ही छोटे बच्चों को आप सिखा ही नफरत रहे हो, तो आप आगे जा करके क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो क्या करेगा। तो सेम, अगर मान लो ऐसा कोई देश ऐसी सोच रखेगा तो कभी जीवन में डेवलप नहीं हो पाएगा। अब अपना देश जो है वो इसीलिए आगे जा रहा है क्योंकि अपने देश में भाई एजुकेशन बहुत भयंकर लेवल पे, लोग जो है हर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है। लोगों की पर कैपिटा इनकम, मतलब इनकम कुल मिला के बढ़ रही है, लोग डेवलप कर रहे हैं। आजकल कोई भी बंदा जो है ना वो ज्यादातर अनपढ़ नहीं है। आप किसी का भी एग्जांपल लेना, छोटे छोटे गांव का बच्चा भी आजकल एजुकेटेड है। तो ये क्यों है भाई, क्योंकि अपनी सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। अगर कहीं की सरकार जो है वो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देगी, अगर वो बिजनेस को या स्टार्टअप्स को ग्रो नहीं होने देगी, तो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये पॉलिटिकल हो गया। ये मैं लिख रहा था कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, मतलब सरकार आपस में ही लड़ने लग गई, या फिर गलत लॉ कानून बना रहे हो, गलत गलत कानून बना रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर आप जो गलत गलत बना रहे हो, तो फिर ऐसे केस में हमारे बिजनेस में अनसर्टिनिटी बढ़ती रहेगी। कल को तुम ऐसा कुछ लॉ लेकर के आ गए जो मेरे बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्लियर हुआ क्या दोस्तों, ये पॉलिटिकल हो गया। लीगल इन्वायरमेंट बताइए नयन जी, लीगल इन्वायरमेंट बता दे बेटा, लीगल इन्वायरमेंट। हाँ केशव जी बताइए लीगल इन्वायरमेंट। कन्हैया से आगे पूछूंगा ना, बहुत सारे पॉइंट है पूछने वाले। लीगल काम मतलब थोड़ा अच्छे से बताना, लीगल मतलब क्या। बहुत बढ़िया। कानून, सही बोल रहे हो। मतलब कि मेरे बिजनेस में कौन कौन सा कानून लगता है, जैसे कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से कानून लगते हैं भाई। जीएसटी हम पे लगता है, इनकम टैक्स हम पे लगता है, कस्टम के भी कुछ लॉ हम पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम पे स्टाम्प एक्ट लग सकता है। अब बताता हूँ ये क्या क्या होता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट वाले ही बहुत सारे लॉ लगते हैं कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वैसे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। लेबर लॉ भी हम पे लगेगा। अब लेबर लॉ क्या होता है हमारे बिजनेस में। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद हो गया, लाइट गई, चल कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो चली रही है ना। अगर हमने हमारे एम्प्लॉय के साथ गलत किया तो लेबर लॉ भी एक चीज होती है। लेबर लॉ मतलब हमारे यहाँ जो काम करता है उनके रिलेटेड कानून। तो इतने सारे कानून लगते हैं ना हम पे, तो ये कानून का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर कोई ऐसा लॉ आ गया जो हमारी बैंड बजा के चला गया तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए क्या बोला गया है, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन जो है वो गवर्नमेंट जो है पास करती रहती है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी होते हैं, मतलब बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं। और इस केस में क्या है, ये तो फालतू चीज लिखी है। मेन तो ये बिजनेस हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड देयर नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कोर्ट के केसेस के ऑर्डर वगैरह आते रहते हैं। तो भाई अगर हमारे बिजनेस में, हमारी इंडस्ट्री में कोई ऐसा लॉ आ गया जिससे हमको पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो ये भी तो हमारा क्या हो गया, लीगल इन्वायरमेंट। या फिर बिना बात के किसी ने हम पे केस कर दिया, मतलब हमारी गलती भी नहीं थी, हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया और भारी पेनल्टी ठुक गई, तो हम क्या करेंगे। इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लीगल इन्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल बिवरेज जो है वो प्रोहिबिटेड है। कभी भी ध्यान रखना, आप शराब का ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए लोग जो है वो इतने पागल है पैसों के पीछे कि वो क्या बोलते हैं पता है, दारू का ऐड करते हैं और उसको मिनरल वाटर बोलते हैं कि हम तो वाटर, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो वो क्या बोलते हैं फ्लेवर्ड वाटर बेच रहे हैं। फ्लेवर्ड वाटर हमको ही मालूम है क्या है फ्लेवर्ड वाटर में। ऐड करने वालों को पता है एक्चुअली क्या है, मैं बताता हूँ। इस देश में या कहीं भी ले लो, कितना ही कोई महान हो, कुछ लोगों को छोड़ करके पैसों में भयंकर अंधे हैं। अब तुम क्रिकेटर हो, तुमको देख करके लोग आइडलाइज करते हैं कि हमको ऐसा बनना है, और तुम गुटखे की ऐड कर रहे हो। तो तुम अगर ऐसे गुटखे वगैरह की ऐड करोगे तो ये बात गलत हो गई ना। मतलब कि तुम अब जैसे ये अमिताभ बच्चन को ही ले लो, सही है, वो भी रजनीगंधा वगैरह इन सब की ऐड करा। सलमान खान को ले लो, वो शाहरुख खान देखो,
वो जितने भी है वो अजय देवगन तो मानता ही नहीं। अब एक बात बताओ, ये हरकतें तुम करोगे, तुमको कैसे कोई आइडियलाइज करेगा कि हमको इनके जैसा बनना है? भाई तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। अब तुमको अगर मान लो 2-4 करोड़ कोई आगे पीछे दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद की वैल्यूज से तो मत खेलो कम से कम। तो इसीलिए ये क्यों बोला गया है कि ये जो दारू का ऐड है, अभी शायद किसने किया था, संजय दत्त ने ऐसा कुछ ऐड किया था उसमें। वो एक्चुअल में वो बॉटल उसकी है दारू की, सबको मालूम है, लेकिन वो बोल के ना फ्लेवर्ड वाटर है, तो हमको तो समझ ही नहीं पड़ रहा है। तो वो ऐड प्रोहिबिटेड होते हैं, तो उसको दिखाया अलग तरीके से जाता है कि हम तो पानी बेच रहे हैं। पानी नहीं बेच रहे हैं, वो रहती शराब ही है, उसको बस नाम पानी। जैसे विमल इलायची, वो इलायची के नाम पे बेच रहे हैं। अब कौन इलायची दे रहा है मेरे को बताओ? बोले केसर है इसमें, ना इलायची है, ना ये है ना वो है। तो वो विमल इलायची, वो कोई बोलेगा तो हम तो इलायची की ऐड करते हैं। वो इंटरव्यू में उससे पूछा तो क्या बोलता है, मैं गुटखा थोड़ी बेचता हूँ, वो तो इलायची है। वो खुद दूसरे प्रोडक्ट में गुटखा आता है तो उसमें मैं क्या करूँ? जैसे हमारे सर पे तो कुछ लिखा हुआ है देख। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे गुटखे के या शराब के ऐड जो है प्रोहिबिटेड है, तो ये हमारे ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो गया ना। मान लो हम जो है वो अल्कोहल की ही कंपनी है, तो हमारे ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल हो गया, इसकी वजह से हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके अपना रहे हैं, ये मतलब है। क्या है? आवाज रिकॉर्ड नहीं होते, हो रही है कि नहीं हो रही है आवाज रिकॉर्ड? अरे यार, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी दिक्कत हो जाएगी। वैसे इसमें ओबीएस में तो रिकॉर्ड हो ही रही है ना शायद, देखते हैं। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये चैप्टर बड़ा सिंपल है दोस्तों। ये वाला जो टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, ये थोड़ी सी सोशल साइंस वाली आपको फील देगा, ठीक है? थोड़ा सा अटेंटिव होकर के सुनना, ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि इन ये 12 पेज के नोट्स है। वो 12 पेज के नोट्स में जितना कट शॉर्ट में कर सकता था मैं ऑलरेडी कट शॉर्ट करके ही लाया हूँ। अब ये मत बोलना इसमें से भी थोड़ा कम याद कर ले क्या। एनसी लिखवाऊंगा तो और कट हो जाए, लेकिन कितना 10 पेज का होगा भाई, इससे इतना तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी क्या एमपी बोर्ड की बुक देख लेना, उसमें भी ज़्यादा कंटेंट लिखा होगा। ये तो और कम है? अरे वो आगे पीछे चैप्टर्स हैं, वो है कि एक तुम्हारा सिलेबस एक ही है। वो हो सकता है फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में लिखा हो, बताता हूँ मैं। टॉपिक्स तो यही है, टॉपिक्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं है। टॉप बिजनेस इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर नहीं होगा, उसको अलग तरीके से लिखा होगा। है क्या बस बोल रही है, एमपी बोर्ड वाली है, सीबीएसई में भी है, बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट पढ़ो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, या फिर इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन के अलावा अगर इंटरेस्ट रेट हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अपन बिजनेस स्टडीज छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। देखना क्या है, एज पर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू पब्लिक सेक्टर। हमने क्या बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वो रोड बनती है ना, जो रोड है वो 1 महीने बाद उसमें गड्ढा आ जाता है, तो फिर वापस से उसको खोद करके वापस पाइपलाइन। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता, जब रोड बना रहे थे, जब वो पाइपलाइन निकाल के बनाते, रोड बनाई फिर खोद दिया, फिर एक पाइप निकाला, फिर वापस फिर वो रोड खोद दिया, यही करते रहते, टाइम पास चलता रहता है। तो हाँ, तो वो अलग ही चलता रहता है इनका। तो रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, या सरकारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोग क्या गवर्नमेंट बोलती है कि ये पब्लिक सेक्टर का काम है, प्राइवेट सेक्टर मत करो, ये पब्लिक सेक्टर करेगा। इसीलिए सरकार हमेशा रोड हमेशा सरकार ही बनाती है, सरकार। वेयर द प्राइवेट सेक्टर ब्रॉडली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कस्टमर एंड गुड इंडस्ट्री। देखो इसका मतलब क्या है, सुनो, कभी भी ध्यान रखना, अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहां जाकर के आप जो है वो अच्छी सर्विस की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं वो बुराई नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी देन है गवर्नमेंट की, क्योंकि यार इलाज में लगता है 10-15 लाख रुपए, बड़ी बात नहीं है आजकल लग जाना इलाज में। कोई गरीब इंसान जिसके पास जेब में खाने के पैसे नहीं है, वो इलाज कैसे करवाएगा? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बढ़िया देन है, ये होना भी चाहिए। और गवर्नमेंट जैसे अपने ना इंदौर का जो एमवाई हॉस्पिटल है ना, उसके लिए कोई मीडिया कितना भी नेगेटिव बोले, लेकिन ना वो अच्छा डेवलप हुआ हुआ है। मतलब वहाँ पे ना नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। अब आप सोचो कि आपको भाई एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा मिले, तो इतना थोड़ी कोई कर सकता है।
लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारे लोगों की जानें बचती है, मतलब जो, अब वहाँ पे ऐसा केसेस भी हैं कि इतना अच्छे ध्यान नहीं रखा जाता है, तो बहुत सारे लोगों की जान चली भी जाती है। लेकिन जनरली ज़्यादा क्रिटिकल केस हो तो बात अलग है, अदरवाइज अच्छा इलाज वो लोग कर देते हैं, फ्री में करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, इससे आप क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हमको क्वालिटी नहीं मिल रही, वो बोलेंगे जाओ प्राइवेट में कराओ इलाज अगर ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो वो क्वालिटी की उम्मीद यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ तो बोल सकते हैं ना। अगर हमको टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिल रही है, टाइम पे खाना वाना फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ तो अपन लड़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ना हमेशा किसके लिए जाना जाता है, क्वालिटी के लिए जाना जाता है, कि हमारे ना क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो सरकारी चीज़ें जो है ना, पब्लिक सेक्टर वाली चीज़ें हम काहे के लिए बना के रख रहे हैं, ताकि गरीब लोग उसका फायदा उठा सके। प्लस जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं बताता हूँ पब्लिक सेक्टर में क्या आएगा, जैसे रेलवे। अब जैसे रेलवे आपको ही मालूम है ना कि कितने सस्ते में रेलवे सफ़र करा देती है। अभी मतलब अगर मान लो यहाँ से मुझे मान लो भोपाल जाना है, तो शायद ट्रेन की टिकट शायद 50 रुपए की होगी, लेकिन 70 50 या 70 रुपए की होगी। लेकिन अगर मैं बस से जाऊंगा तो मुझे 300 रुपये लग जाएंगे। तो रेलवे की टिकट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो भाई ये तो पब्लिक सेक्टर के हाथों में ही होना चाहिए ना। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हाथों में दे दिया, रिलायंस या टाटा को दे दिया, तो वो तो भाई भयंकर प्राइस बढ़ा देंगे। दूसरा डिफेंस, डिफेंस मतलब अपनी आर्मी। अब डिफेंस को अपन क्या किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे सकते हैं क्या? कल को देश में मान लो आतंकी वगैरह आ गए, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं बचा पाएंगे, फिर सरकारी आर्मी इन सबको ही बचाना पड़ेगा। कमांडोज की फोर्स वगैरह जितने भी होते हैं, पुलिस वगैरह, पुलिसकर्मी, ये सब अगर प्राइवेट हो गए तो सोचो ये तो दिक्कत का काम हो जाएगा। इसीलिए इन सबको सरकारी होना जरूरी है। मतलब कोई भी देश है ना, वो प्योरली पब्लिक भी नहीं हो सकता, प्योरली प्राइवेट भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही चलेंगे तो भी देश बर्बाद हो जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्ट है ना, तो क्वालिटी दे पाएगा ना कुछ दे पाएगा, तो भाई लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान ही नहीं मिलेगा, हर चीज सरकारी हो जाएगी तो। और सब कुछ प्राइवेट हो गया तो गरीब लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हो गया, ये कुछ कुछ चीजें जो है ना, ये हमेशा क्या रहेगी, सरकारी रहेगी। लेकिन प्राइवेट क्यों अपन लेकर के आते हैं, प्राइवेट इसीलिए लेकर के आते हैं ताकि क्वालिटी बनी रहे। अब जैसे प्राइवेट लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, बढ़िया काम करेंगे, इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों को फायदा पहुंचेगा ना। अभी जैसे रिलायंस ने कंपटीशन में अच्छा जो ये इंटरनेट सस्ता कर दिया, तो उसका फायदा सबको मिला। 2016 से पहले 2014-15 में तो 1 GB नेट खरीदने के लिए ही शायद कितने देने पड़ते थे। 10 GB का पैक आता था कुछ कितने 100 रुपए का, 110 रुपए का, इतना महंगा होता था। तो अब आप कैसे यूज करोगे? मान लो अब ऐसे नेट बचा बचा के यूज करना पड़ता था, इतना हो गया फिर डेटा ऑफ कर दो। आजकल तो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि किसी प्राइवेट प्लेयर ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। दूसरा, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी तो लगाता है, रेगुलेशन और कंट्रोल भी लगाता है वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर पे। इंडियाज एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज डिलीवर्ड अ मिक्स रिजल्ट। हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है, लेकिन पब्लिक पे ज्यादा चलती है, प्राइवेट पे नहीं चलती। अपने बच्चे को तो कितने ही कूट दो, लेकिन दूसरे के बच्चे को एक थप्पड़ इससे ज्यादा क्या ही मारोगे। अल्टीमेटली अगर आपका खुद का बच्चा है, खुद का बच्चा मतलब पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर पे तो आप जैसा चाहो, आपके घर का ही बच्चा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे आपकी ज्यादा नहीं चलेगी। अब ये जो है ना 1991 इकोनॉमी ने, फॉरेन करेंसी क्राइसिस, ये जितना भी टाइम बचा है ना, सिर्फ मेरी तरफ सुनो, अब नोट्स वोट छोड़ दो। एक सिंपल सी बात है कि क्या हुआ था 1991 में, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। तो हर्षद मेहता के स्कैम में क्या था, लोग मतलब इकोनॉमी एकदम हिल सी गई थी, और भी बहुत सारे स्कैम हुए थे। हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बैंक में फ्रॉड हो रहे थे, क्योंकि क्या है ना, कुछ कंप्यूटराइज हुआ नहीं था, हर चीज मैन्युअली चलती थी। लोग हाथ से लिख करके वाउचर बना देते थे, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चलता था, सिग्नेचर मैच हो नहीं पाती थी। तो हर जगह क्या चल रहा था, ज्यादातर करप्शन चल रहा था। अब हमारे देश में ना क्या था उस टाइम पे, पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा थे, मतलब हर चीज सरकारी 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 थी। कुछ दो चार कंपनियां थी जो ज्यादा मतलब जो प्राइवेट सेक्टर वाली थी, बाकी हर कंपनी क्या थी, सरकारी। अब जब ज्यादा सरकारी सरकारी करने लगोगे ना, तो हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही 1991 के पहले सीन चला। मनमोहन सिंह को जानते हो आप लोग? कभी भी अगर आप एक समझदार नागरिक हो ना,
तो ये आइडियोलॉजी अपनाना, कोई पार्टी सही या गलत नहीं होती, कैंडिडेट सही या गलत होता है। मेरे को पॉलिटिक्स में 0% इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर कोई बंदा सही है तो उसकी तारीफ करो, कोई बंदा गलत है तो उसको क्रिटिसाइज करो, पार्टी वार्टी मत देखो कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा देश में डेवलपमेंट लेके आया। अभी जो अपना देश डेवलप्ड है वो 1991 और 2001 के इसने जो इतना जो डेवलपमेंट कराया था ना एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ये हाँ, तो ये सारे लोग इन, अच्छा तुमने पढ़ा था क्या? तो मनमोहन सिंह ने जो डेवलपमेंट कराया ना उसकी वजह से ही अपने फाइनेंस की मतलब अपने फाइनेंशियल इतना फाइनेंशियली अपना देश इतना आगे बढ़ पाया। तो ये वही चीज लिखी हुई है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेजर क्रक्स था वो ये था कि भाई प्राइवेट सेक्टर को मौका दो, तुम सरकारी सरकारी करे जा रहे हो, हमको भी तो मौका दो। जैसे तुम अगर इस सेक्टर को हमको चलाने को दे दो, जैसे मान लो आधार कार्ड का गवर्नमेंट ने बोला कि टाटा को दे रहे हैं, मान लो। अब टाटा ने अगर अच्छा काम कर दिया, आधार की आधार को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, नॉमिनल प्राइस पे प्रोवाइड कर दिया, मतलब प्राइस मतलब इन द सेंस की पेनल्टी वगैरह भी कम कर दी। और दूसरा है कि थोड़ा पैसा ले करके आधार की सुविधा को फास्ट कर दिया। अभी क्या है ना, एक एक अपने को चेंज कराना है तो पहले जोनल ऑफिस भागो, फिर ऑनलाइन करो, फिर तुम्हारा नाम आया कि नहीं आया। तो जब प्राइवेट प्लेयर उतरेगा ना तो प्राइवेट प्लेयर जल्दी क्वालिटी के साथ काम करेगा, क्योंकि आजकल ना लोग बोलते हैं भाई पैसा थोड़ा ज़्यादा ले ले लेकिन जल्दी काम करवा ले, फ्री में नहीं करवाना, लेकिन टाइम इज मनी, सही बोल रहा है वो। यार इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ रही, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके मेरा काम करवा दे। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैक्सिमम बोल रहे, मैक्सिमम चीज जगह यही बोल रही थी कि प्राइवेट सेक्टर को आप लोग क्या दो, बढ़ावा दो। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्री टू 6 अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। इसका मतलब पता क्या है, ये कौन कौन सी 6 इंडस्ट्री है वो अपन पढ़ेंगे, जाने दे, वो रिकॉर्ड हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चला मैं ऐसे ही सत्संग आए जा रहा हूँ। लाइव तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा होगा, एक बार देख कर लीजिए सर। हाँ जी, तो हमने क्या किया, सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन 6 इंडस्ट्रीज को अपन ने पब्लिक रखा, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया। और 6 इंडस्ट्री में ज्यादातर यही था, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब जो जरूरी जरूरी चीजें थी ना, जैसे अपना फूड कॉरपोरेशन जो ये कंट्रोल के चावल गेहूं ये सब देते हैं। तो बस कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को, कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया, पब्लिक रखा, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया। उससे हुआ क्या कि अब नए नए प्लेयर्स को मौका देने लगे अपन। नए नए लोग आओ हमारे बिजनेस, हमारी कंट्री में बिजनेस करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो, जिससे लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने लग गए। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब आप बोलोगे पहले 6 फिर 4, एक्चुअल में इनको ना अलग अलग लेवल्स में बांट रखा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि ये एकदम मेन इंडस्ट्रीज थी जिनको हमको हमारे देश के डेवलपमेंट में, मतलब डिसीजन मेकिंग में लेना था। जैसे रेलवे, तो रेलवे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आएगा, क्योंकि रेलवे अगर देश से खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है देश की। क्योंकि रेलवे से क्या होता है, सामान इंपोर्ट होता है ना, लोग आते जाते हैं वो तो ठीक है, इंपोर्ट सॉरी, मतलब सामान का आने जाने का जो मेन जो मोड है, वो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन मोड है वो रेलवे ही है। क्योंकि जहाज से तो बहुत धीरे धीरे सामान आता है ना, तो इसीलिए जो ट्रेन वगैरह है ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। मालगाड़ी वगैरह जिससे इतने हज़ारों लाखों टन माल रोज इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, तो रेलवे बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पब्लिक के हाथ में होना ज़रूरी थी। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर हुआ। अभी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या, पैसा लगाना। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो पैसा लगा हुआ है ना उसको वापस लेके आ जाना। जैसे मैंने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अपना एफडी करवाई और एफडी तुड़वा ली, तो मैंने क्या बोला, मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने ही पब्लिक सेक्टर में पैसा लगा रखा था ना, अब वो पैसा जो है वो वापस लेना चालू किया, मतलब पब्लिक ऑफिस को बेचना चालू किया और प्राइवेट को बढ़ावा देना चालू किया। तो उस टाइम पे भयंकर लोग पागल हो गए कि ये क्या कर रहे हो, मनमोहन सिंह क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है। लेकिन वो जरूरी था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब कमान आई थोड़ी थोड़ी तो हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और पॉलिसी
towards foreign capital was liberalized and in many sectors 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज का लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पहले हमारे देश की जो सरकार थी ना, वो बाहर वालों को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने देती थी। उनको डर ये था कि हमारा देश अभी थोड़े साल पहले, 30-40 साल पहले इतना गरीबी उससे निकला हुआ है, गुलामी से, वापस गुलाम ना बन जाए। वो लोग गलत बोल रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से कोई गुलाम नहीं बनता है। हमने बोला कि थोड़ा लिबरलाइज करो। लिबरलाइज का मतलब होता है थोड़ा सा लीनियंट रहो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो, क्योंकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दोगे। बाहर की फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी ही नहीं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बाहर की फॉरेन करेंसी इंडिया में आ ही नहीं पाएगी। जब बाहर की फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, तुम्हारा रुपया मजबूत कैसे होगा? तुम्हारा रुपया मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे डेवलप होगा? इसीलिए तुम क्या करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अगर कोई फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो कर ले। उससे होगा क्या? हमारे देश में डॉलर आएगा। इसका मैकेनिज्म सिंपल है भाई। एक डॉलर मान लो अभी 80 रुपए का है, समझना मेरी बात को। अब सामने वाला क्या करेगा? हमसे इंपोर्ट करेगा, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, या हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा। वो $1 के हिसाब से 80 रुपए हमको वापस देगा ना। उसका डॉलर हमारे देश में आ रहा है। आज सोचो $1 80 रुपए का है, हम वो फॉर एग्जांपल उसने $1 लाख इन्वेस्ट कर लिया, तो सोचो अपने पास कितने आ गए? 80 लाख रुपए आ गए। अभी 80 लाख रुपए अपने पास आ गए, ये पैसा हमारे देश में लगेगा, हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज होगा, हमारा देश डेवलप होगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब क्या होगा? धीरे धीरे $1 जो है, वो जो 80 रुपए का था, वो धीरे से 75 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा रुपया क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। फिर $1 धीरे से 70 का हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा रुपया क्या होगा? मजबूत होगा। तो ये सारी चीजों की वजह से हम क्या लेकर के आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मेरे हिसाब से इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। बस बता दूं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ना है। इसके बाद जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के छोटे छोटे पॉइंट है। चैप्टर 3 भी डन डनाडन डन है। 12th का जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट, जल्दी जल्दी ये नहीं कि भगा भगा करवाऊंगा। एक एक चीज 15-20 बार लिखी हुई है। अपन अब जाकर के अपन आंसर राइटिंग पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 3 चैप्टर हो गए हैं। थोड़े आप लोग ऐसी नोटबुक लाना जिससे आप अलग से आंसर भी लिख पाओ। उससे होगा क्या कि आपके खुद की प्रोग्रेस आपको पता चलेगी। बेटा वो ज्यादा वो मत करे। हाँ, देखो आंसर तो लिखने ही पड़ेंगे, आंसर लिखोगे, क्योंकि ये सब तो ठीक है। आंसर नहीं लिखोगे ना तो अपने को गलतियां पता नहीं चलेगी। 100 में से 100 तो लाना ही है वैसे भी अपने को। तो इसीलिए मेहनत करना अभी से शुरू कर दो। बाकी तो कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, 15 नवंबर तक करवा दूंगा आपका कोर्स में। अरे छोड़ दो पीछे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। बस लेके आ जाओ तुम। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कल मिलते हैं।